ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कोरिलेशन के न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स, दैट हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कोरिलेशन से रिलेटेड सारी थ्योरीज एक्सप्लेन की थी। कोरिलेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी डिग्रीज क्या होती हैं, और एक स्कैटर डायग्राम से कैसे हम कोरिलेशन को फाइंड करते हैं, दैट इज इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ टुडे वी विल डील विद द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कोरिलेशन, राइट। तो दो मेथड्स होते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक होता है आपका कार्ल पर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, और दूसरा होता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो आज हम लोग अभी पहले डिस्कस करते हैं कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पर्सन। इन्होंने मेथड दिया था, कार्ल पर्सन जो है, इसलिए इसका हम लोग इनके नाम से ही जानते हैं, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये भी हम लोग इसको बोलते हैं। दो इसके अलग अलग नाम हैं, तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पेपर में इन दोनों नामों से मिल जाए, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो यही है, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये तीनों एक ही चीज है, बस इनके अलग अलग नाम है। ठीक है, इसका सिंबल होता है स्मॉल आर। सिंबल क्या होता है इसका? स्मॉल आर। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि इन चीजों को सॉल्व करने के लिए या इस फॉर्मूले से कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एज्यूम मीन का कंसेप्ट, जो कि अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है अगर, तो पीछे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अरिथमेटिक मीन के वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पे, जिसमें आप अज्यूम मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करना देख सकते हैं आप, कि कैसे मीन अज्यूम करते हैं और फिर कैसे उससे डिविएशंस लेकर के, डिविएशंस मतलब स्मॉल डी, आपको अगर याद आ रहा होगा, स्मॉल डी वाला एक कंसेप्ट था। ठीक है, स्मॉल डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये आपको आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो आप इसके सारे मेथड्स नहीं समझ पाएंगे। हालांकि एक जनरल मेथड जो होता है, एक्चुअल मीन मेथड, वो इजी है, उसमें आपको कोई डेविएशन वगैरह की जरूरत नहीं है। बट यू नेवर नो, आपके पेपर में वो स्पेसिफाई कर सकते हैं एग्जामिनर्स कि आपको इस मेथड से ही कैलकुलेट करना है, देयरफॉर ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये क्या होता है। सेकेंडली, आपने मेजर्स ऑफ डिविएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा बस थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। जो डेटा दिया होता है उससे कितना डेटा डिविएट कर रहा है मीन से, उसी को हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ठीक, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको कोई उसकी कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, बट स्टिल आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। आप नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बट ये पता होना चाहिए। दिस इज important, this is must for your ease of calculations in this method, right? So let's begin with, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा दो चीजें हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब उसकी मैग्नीट्यूड या उसका वैल्यू। सिंपल, कोफिशिएंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड या उसका वैल्यू। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और इसका जो पहला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, जो कि बड़ा ही आसान भी है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसमें हम अभी क्या देखेंगे, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई। अब यहाँ पे एक्स वाई लिखा है तो उसको आप एक्स इंटू वाई मान के चलिए, बीच में मैं डॉट नहीं लगा रहा हूँ या इंटू का निशान नहीं लगा रहा हूँ। समेशन ऑफ एक्स वाई, अब एक्स वाई क्यों है आपको याद होगा, थ्योरी में मैंने बताया था दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए एक्स और वाई जो दो हमें दिए हुए हैं, अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस,
कितने ऑब्जर्वेशन हैं, x के कितने ऑब्जर्वेशन है और y के कितने हैं, और ये दोनों सेम होंगे x y के। ऐसा नहीं कि x के 5 ऑब्जर्वेशन है तो y के 8 ऑब्जर्वेशन होंगे, ऐसा कभी नहीं होता, दोनों के सेम ऑब्जर्वेशन होते हैं। इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ठीक है, सिंपल। समीशन ऑफ एक्स वाई, अब यहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिखा है, ये आपको मैंने इसीलिए स्पेशली बता रहा हूँ कि आपको समझ होनी चाहिए इसके। और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। यहाँ पे देखिए कैपिटल x और कैपिटल y मैंने लिख दिया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब जो स्मॉल x है ना, ये स्मॉल x क्या है, ये है डिविएशंस फ्रॉम x, और स्मॉल y क्या है, ये है डिविएशंस फ्रॉम y। मतलब जो एक्चुअल डेटा दिया रहेगा उससे हम डिविएशंस निकालते हैं पहले और वो वैल्यूज स्मॉल x और स्मॉल y कहलाती हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको सिंपली ऐसे ही रखना है। ठीक है, ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ये जब हम लोग सोल्यूशन में जाएंगे तो आपको इसका एग्जैक्टली मतलब समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको ऐसे लिखा गया है। बस अभी फॉर्मूला समझने के लिए आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इसका क्या मतलब है। ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नहीं है। आपको डेटा कैसे दिया रहेगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। ठीक है, या कुछ भी कैसे भी दे सकता है। अगर स्मॉल में भी दिया है तो आप ये जानते रहिए कि ये एक्स वाई अलग है और ये जो फॉर्मूले में लिखे हैं वो एक्स और वाई अलग है। तो यहाँ पे जो भी डेटा दिया रहेगा उससे पहले हम लोग दो कॉलम अलग बनाते हैं, एक स्मॉल एक्स का बनाएंगे और एक स्मॉल वाई का बनाएंगे। ठीक है, ये आपका हो जाता है डिवीजन फ्रॉम x और ये हो जाएगा डिवीजन फ्रॉम y। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये हम लोग अभी आगे देख लेते हैं। फिलहाल एक आपको दूसरी चीज बताता हूं मैं। ठीक है, दूसरी चीज होती है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। ठीक, ये क्या होता है, ये कभी कभी आपको सिर्फ COV लिखा भी मिल जाएगा, जैसे ये सिर्फ ऐसे भी लिखा रहेगा COV x एंड y, COV x एंड y भी लिखा होगा। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है। COV xy मतलब कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, और कोवेरिएंस xy मतलब भी वही चीज। Just wait students for a second. There was a call, sorry for the interruption. तो ये दोनों एक ही चीज है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दोनों का एक ही फॉर्मूला है, इन दोनों का सेम फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम वही चीज, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, यहाँ भी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई रहेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अभी हम लोग समझ लें, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला देखो याद करने पड़ेंगे, एक ही बेसिक फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। ठीक, इतना आपको मतलब ये एक नंबर के क्वेश्चन शायद आ जाते हैं कभी कभी, एमसीक्यूज में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो एक दो नंबर के लिए तो थोड़ी सी मेहनत करना बनता है ना, इतनी मेहनत कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इससे बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अभी इतने डेटा पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या करेंगे वो बता देंगे। दैट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है दैट कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज लेट्स से 10। तो आप हम लिख लेंगे कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज 10। फिर वो कहेंगे कि द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज से 2, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x हमने लिख लिया 2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 3। स्टैंडर्ड डिविएशन y से कितना है 3। और फिर वो कहेंगे कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपको r जो है वो फाइंड करना होगा। ऐसे ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बस इसकी बहुत ज्यादा वो मत समझना कि हाँ ये मैंने करना सीख लिया तो बस मुझे आ गया, नहीं नहीं, ये तो भी आप बेसिक्स सीख रहे हैं और ये बताने की कोई जरूरत भी नहीं था। जनरली जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि एमसीक्यूज में जैसे आजकल के पैटर्न चल रहे हैं, या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको करने में सक्षम रहिए, आप उसको कर पाइए। तो क्वेश्चन आपको दे दिया, वो लैंग्वेज में लिखा होगा दैट कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज 10, standard deviation is 2 and standard deviation of x is 2 and standard deviation of y is 3। अब इसको लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख देगा कि the deviations observed in x are 2
तो आपको समझ लेना है कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन की ही बात कर रहा है। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस बुक में सॉल्व करोगे, आप पूनम गांधी या संदीप गर्ग की भी बुक आती है, इन दोनों में से क्वेश्चंस आपको काम भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। तो अब इसमें हमको ये वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में रख करके और कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि COV XY इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक, COV XY इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे, है ना। COV कोवेरियंस ऑफ XY की जगह पे हम 10 लिख लें इस फॉर्मूले में। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो हम LHS पे 10 लिख सकते हैं, 10 वैल्यू यहाँ पे दी हुई, और RHS में क्या है, समेशन ऑफ XY अपॉन n। तो हमें एक चीज पता चली कि इतनी चीज की वैल्यू 10 है, हमें R कैलकुलेट करना है। तो हम R के फॉर्मूले में देखें तो R के फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि इतनी चीज, ये जो इतना दिया हुआ है समेशन XY अपॉन n, ये हमें 10 पता चल गया। ठीक है, अब दूसरी अननोन वैल्यूज क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y, वो दोनों भी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे जाया जा रहा है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे होता है, आप न्यूमेरिकल का जो भी पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, उसमें क्या क्या क्वांटिटीज हैं उनको बारी बारी ढूंढिए, क्वेश्चन में नहीं है तो उनको कैलकुलेट करिए, तब भी आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और कोई तरीका नहीं होता है। तो हमें तीनों वैल्यूज अब मिल गई हैं, ये दोनों वैल्यूज गिवन थी और ये हमने जो है थोड़ा सा दिमाग लगा करके निकाल लिया। तो हम लिख लेंगे R इज इक्वल टू, अब हम इस पूरे की जगह पे समेशन XY अपॉन n के जगह पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, और अपॉन में हमारा 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 है। तो इसको हम सॉल्व कर लें, ये आपका आ जाएगा 2 3 6, और 6 से इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 को। हालांकि ये वैल्यू मेरी गलत आएगी क्योंकि मैंने ऐसे ही अज्यूम किया था, ये वैल्यू मेरी 1 से ज़्यादा आएगी, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोरिलेशन की वैल्यूज हमेशा -1 से लेकर के -1 to +1 में ही वैरी करती हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, इसको आप सिर्फ ऐसे लीजिए कि मैंने आपको समझाने के पर्पज से एक एग्जाम्पल लेकर के बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कोरिलेशन के कोफिशिएंट के वैल्यूज हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में ही रहती है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था। ठीक है, चलिए एक इस तरह का क्वेश्चन हो गया जो कि आपको 1 नंबर में मिलते हैं, इसको आप सॉल्व करना सीख लीजिए इस फॉर्मूले से। बहुत ही आसान है, कोवेरियंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है, और फिर आपको कोफिशिएंट का फॉर्मूला याद रखना है, और कोवेरियंस तो आपको याद भी नहीं रखना है इसमें। ठीक है, कोवेरियंस तो आप यहीं से याद रख सकते हो, जैसे ये मैंने जब ये सर्कल बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिए कि ये जो R का फॉर्मूला है, इसमें जो ये इतनी चीज है समेशन XY अपॉन n, यही कोवेरियंस ऑफ XY होता है, और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपके अलग अलग दिए ही हुए हैं। ठीक है, अब दूसरे तरह का क्वेश्चन इसमें 1 या 2 नंबर का जो आता है वो क्या आता है, वो आपको बता देंगे, डेटा दे देंगे इस तरह से x और y, और ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और एक बना रहेगा आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में सेम रहेगा, लेट्स से 20 और 20, और स्टैंडर्ड डेविएशंस आपको वो दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं वो, लेट्स से आपको उन्होंने 3 या 4 जो भी दिया है, व्हाटएवर। ठीक है, ये आपको इन्होंने ऐसे करके दे दिया है, और फिर एक चीज आपको दी रहेगी, इसकी वैल्यू दी रहेगी, समेशन ऑफ x इंटू वाई, दैट प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ x एंड y, इसको प्रोडक्ट मोमेंट बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट। तो ये भी आपको दिया रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको वैल्यूज रखनी होती है। मान लेते हैं प्रोडक्ट मोमेंट आपका दिया हुआ है 10, ठीक है, मान लेते हैं ये दिया हुआ है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने वैल्यूज अज्यूम करी हैं, इनको आप वो बिल्कुल भी वो मत होइएगा कि वैल्यूज +1 से या -1 से ज्यादा कैसे आ रही हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे सिंपल फॉर्मूला पे। इसको आपको कुछ नहीं करना है, R में इन वैल्यूज को रख देना है। ये अपॉन 10 हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, ये 3 है, और ये 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो ये हो गया आपका 10 अपॉन 240। तो ये मेरा एग्जांपल सही निकल गया है। जब आप 10 को 240 से डिवाइड करोगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉइंट में आने वाला है। ठीक है,
और बहुत ही खराब कोरिलेशन है इस डेटा में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। उसको मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू पॉइंट्स में ही आएगी, 0.0 समथिंग में आएगी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल ये ऊपर वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उस पर आपको कैसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं ये बस बताने की कोशिश की गई है। इसको आप समझ लीजिए, और आपके दोनों ही बुक्स में आप जो भी बुक रेफर करते हैं, वैसे स्टैट्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप संदीप गर्ग की बुक रेफर करिए, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो सब एक बार इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल उस पर कि कैसे हमें शुरुआत करनी है। ये फॉर्मूला मैं एक बार फिर आपके लिए लिख देता हूँ, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू समेशन ऑफ number of observations into standard deviation of x into standard deviation of y। ठीक, अब ये फॉर्मूला जो आपका था ये सिर्फ अभी तक के लिए था, इस फॉर्मूले का आगे हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस जब आपके ऐसे आएंगे 1-2 नंबर वाले जिसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू दी रहेगी और ऐसे कुछ रिलेशंस आपको निकाल के सॉल्व करने हैं, तब हम करेंगे। इसी फॉर्मूले का एक डिराइव्ड फॉर्मूला है। ठीक, इसी फॉर्मूले का एक डिराइव्ड फॉर्मूला है, वो क्या है? वो आपका होता है r इज इक्वल टू, इसी का डिराइव्ड फॉर्मूला है r इज इक्वल टू, ऊपर आपका न्यूमरेटर सेम रहता है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन, अब ये n यहां से हट जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक और अंडर रूट आ जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मेथड होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, या आप अभी उसको मत जानिए एक्चुअल मीन मेथड बोलते हैं क्या बोलते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी रहने दीजिए। आप सिर्फ इतना जानिए कि इसको ये फॉर्मूला है, अभी कैसे बना है। आपने, मैंने शुरू में कहा था कि आपको एक फॉर्मूला ये वाला याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया, अब हम कहेंगे कि सर एक और फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो, बस इसको याद रखना है। आप ऐसा सिंपली याद रखो कि न्यूमरेटर सेम है। ठीक, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में n को हटा देना है, डिनोमिनेटर में n को हटा देना है, और अंडर रूट में समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर में लिख लेना है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना इजीली कैसे याद हो जाएगा, बट हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको ये याद ना हो, बहुत आसान होता है, आप याद कर लोगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि मुझे स्पेस मिले क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका। अब हम लोग आगे किस फॉर्मूले पे, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर। आपको बुक में जो फॉर्मूले लिखे हुए मिलेंगे उसमें आपको बीच में ये इंटू का निशान नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये भी आपको समझ के चलना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि एक एग्जांपल से कि कैसे इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं बुक से क्वेश्चन उठा लेता हूँ। बुक कहाँ गई भाई? ओके, क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये एक्स कैपिटल है और वाई भी कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक है, 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 24, 27 और 30, और वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 6, 7, 10, 12, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 14, 16 and 18।
इतनी वैल्यूज ये आपकी दी हुई हैं। और कुछ तो हमें इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, जब इस फॉर्मूले को पहली बार लिखा था, कि हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल एक्स है और स्मॉल वाई है, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या मिला है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, उसको हम जब भी क्वेश्चन मिलेगा, वो कुछ भी लिखा हो, हम उसको कैपिटल्स में लिख लेंगे, और फॉर्मूला हमें पता रखना, याद रखना है कि एक्स वाई स्मॉल है। इन स्मॉल एक्स वाई का मतलब होता है दे आर डिविएशंस। ये जो एक्चुअल डेटा दिया हुआ है उससे ये डिविएशंस हैं, ये एक्चुअल मेथड वैल्यूज नहीं है, ये डिविएशंस हैं। तो अब इनको हमें कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम एक एक्स के लिए कॉलम बनाएंगे, स्मॉल एक्स निकालेंगे इन वैल्यूज से, उसके बाद हम एक वाई के लिए बनाएंगे, मतलब हम स्मॉल वाई निकालेंगे इन वैल्यूज से। अब ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई निकलते कैसे हैं, आपको क्या करना है, कहीं रफ पे या कहीं पे भी इन सब इस वैल्यूज का, एक्स के वैल्यूज का मीन निकालना है। स्टेप 1 आपको इनका मीन निकालना है। आप अगर मैं चाहे तो स्टेप्स भी लिखते चलिए। स्टेप 1, कैलकुलेट मीन ऑफ एक्स एंड वाई। मीन इनका हमको निकालना है। मीन कैसे निकलेगा, एक्स का मीन 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7। इन सबको आप आपस में जोड़ेंगे और फिर उनको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग करके रखेंगे, जिससे कि आप करके चेक करेंगे, आपको एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह आपको वाई बार निकालना है। वाई बार कैसे निकालना है, आपको 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18, इन सबको आपस में जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 7 से। मैंने इसीलिए पहले ही कहा था कि आपको मीन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मीन में मीन की कंसेप्ट्स क्या होते हैं, आपको याद आ रहा होगा। ये इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल मेथड है। एक्स बार जो हम कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, जितने एक्स दिए हम सबको जोड़ लीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो इनके मीन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन और समेशन ऑफ वाई अपॉन एन। आई होप ये क्लियर है तुम लोगों को। ये अगर नहीं आ रहा है किसी को तो आप पीछे जाइए, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं पहले वो सीखिए, वरना उसको जाने बिना कोई मतलब नहीं है, आपके क्वेश्चन इसके नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि बुक का क्वेश्चन है, तो उस बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं फॉर सेविंग टाइम मैं डायरेक्ट इनके वैल्यूज लिख लेता हूँ। एक्स के ऑब्जर्वेशंस का 21 है और इसका 12 है। एक बार चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक इट वंस। 21 एंड 12, ठीक। या फिर मीन की वैल्यूज टाइम बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, आप उसको वीडियो में देख लीजिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। 21 और 12 आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है दैट एक्स बार इज 21 एंड वाई बार इज 12। अब हमें डिविएशंस निकालनी है। ये डिविएशंस कैसे निकलती हैं ये आप जान लीजिए। ये निकलती हैं आपकी ये आपकी निकलती है x माइनस एक्स बार, और ये आपकी हो जाएगी, समझ लेना, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ वैसे, या ऊपर लिख देता हूँ, चलो, y माइनस वाई बार। ठीक है, मतलब जो ये वैल्यूज दी हैं उन सब में से हम इस सीरीज के लिए x बार निकालते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, और इस y के लिए जो आपका मीन ऑफ y है वो माइनस करते जाएंगे। तो हम चलिए माइनस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू है 21, हमको इन सब में से 21 घटाना है और इन सब में से 12 घटाना होगा। तो 12 में से 21 जाएंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे आप इसको, देखिए माइनस साइन और प्लस साइन का बहुत ध्यान रखना है। ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 21, तो ये माइनस साइन के साथ 9 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका -9। 15 माइनस 21 -6, 18 माइनस 21 ये आपका आ गया -3, 21 माइनस 21 ये आपका हो गया 0, 24 माइनस 21 ये हो गया 3, 27 माइनस 21 ये हो गया 6, और 30 माइनस 21 ये हो गया 9। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ निकाल लेते हैं। 6 माइनस 12 -6,
8 minus 12 minus 4, 10 minus 12 minus 2, 12 minus 12 0, 14 minus 12 2, 16 minus 12 4 और 18 minus 12 6। ये आपका आ गया। इनको हम कहते हैं डिविएशंस फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये हमारी स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में हमें और क्या क्या चाहिए। क्वेश्चन में हमें और क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से तो अभी हमारे पास कुछ डेटा है ही नहीं, वी हैव नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी चीजें पूछी गई हैं या जो भी फॉर्मूले में चीजें होती हैं उसके हिसाब से तो हमारे पास कुछ भी है ही नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ जिससे क्लियर है कि फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हमें सबसे पहले चाहिए समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, स्मॉल एक्स इंटू वाई। मतलब समझिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि समेशन एक्स का करके उसमें मल्टीप्लाई कर दिया वाई का। जब भी समेशन यहाँ दिया और ये दोनों साथ में है, अब फॉर्मूले में चाहे तो ब्रैकेट भी अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं। एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन किया गया है और उसका समेशन किया गया है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला हम कॉलम बनाएंगे एक्स और वाई के मल्टीप्लीकेशन का। तो एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 9 6 54 और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये सिंपल अरिथमेटिक है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अगर दिक्कत है तो। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, 3 2 6, 6 4 अगेन 24 और 9 6 36। ये हो गया हमारा कॉलम समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये समझ में आया। ध्यान रखना है, पहले हमें x इंटू वाई बना लेना है, उसके बाद हम उसका यहाँ पे समेशन करेंगे तो हमें ऊपर वाली पूरी वैल्यू मिलेगी जिसको हम बोलते हैं समेशन एक्स वाई। अब हमें दूसरी चीज क्या दिख रही है, समेशन एक्स स्क्वायर। अब देखो एक और चीज जान लो, दो आपको चीजें अगर लिखी हुई हैं, यही लिख देता हूं। अगर समेशन एक्स स्क्वायर लिखा है और समेशन एक्स स्क्वायर लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। समेशन एक्स स्क्वायर मतलब क्या है कि पहले आपको एक्स स्क्वायर का की वैल्यूज बना लेनी है। मतलब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और जितने एक्स दिए हैं इन सबका स्क्वायर कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 3 का 9, 6 का 36 और 9 का 81। ये हम सारे पहले स्क्वायर्स लिखेंगे और फिर यहाँ पे इसका हम समेशन करेंगे। ये कहलाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर समेशन एक्स का होल स्क्वायर दिया रहता, अगर समेशन एक्स का होल स्क्वायर दिया रहता तो हम यहीं पे ये जो एक्स निकाला है हमने, इसका ही यहाँ पे समेशन कर लेते, समेशन एक्स, और फिर टोटल जो यहाँ वैल्यू आती उसका सिर्फ स्क्वायर कर देते। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को स्पेशली बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। ठीक, तो इसमें फॉर्मूले में इसके हिसाब से हमें समेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर का समेशन करना है, ना कि समेशन एक्स का होल स्क्वायर करना है। तो हम पहले एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिए। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, एक वाई स्क्वायर का भी बनाएंगे, क्योंकि हमें फिर समेशन किसका करना है, वाई स्क्वायर्स का करना है, ना कि समेशन वाई का होल स्क्वायर करना है। तो वाई का बना लीजिए आप। ठीक, 6 6 36, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16 और 6 का 36। ये हमारे हो गया समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूला में हमने देखा हमें समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई चाहिए, तो हमने पहले एक्स वाई बनाया। एक्स वाई कैसे बना, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस साइंस का हमने ध्यान रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 रहता है। फिर हमने देखा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया। कैसे, इन एक्स को स्क्वायर कर दिया, सिंपल। फिर हमें समेशन ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए, फिर हमने इस वाई का स्क्वायर कर दिया, सिंपल। अब इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है बिकॉज इट इज एग्जाम्पल फ्रॉम बुक, तो समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट इनके वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाले का वैल्यूज यहाँ पे आ रहा है 252 और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 112
और समेशन ऑफ एक्स वाई हमें करना है, ये इसकी वैल्यू आ रही है 168। ठीक है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, संदीप गर्ग बुक में रेफर कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं, आप ये क्वेश्चन देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना वो मैं यही कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर क्या लिखना है हमें, समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब ये वाली वैल्यू 168 अपॉन, नीचे हमें क्या करना है, अंडर रूट 252 लिखना है, अंडर रूट ऑफ 252। अभी जो वैल्यू है इसको अंडर रूट में लिखना है आपको, अंडर रूट में इसको लिखना है आपको 252, और ये क्या है आपका अंडर रूट में 112। ठीक, अब ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, ये अंडर रूट में 252 है, 252 का तो अंडर रूट कुछ होता ही नहीं है, ये अंडर रूट में 112 है, अंडर 112 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, अंडर रूट की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, और आगे हम इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक, तो इसको सॉल्व करें, किताब रख लेने दीजिए जरा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कई चीजें हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं इसमें, उसमें से एक सबसे आसान चीज ये है कि आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, आपको लगता है कि हम अब इसके आगे नहीं कर पाएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट इसमें नंबर आपको सिर्फ इस स्टेप पे थोड़े बहुत मिल जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1, 1.5, 2 तक भी मिल सकता है अगर थोड़े बड़े दिल वाले टीचर हुए। ठीक है, मैं तो वैसे इसमें 1 नंबर से ज़्यादा, फिर 1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा आपको अगर मुझे मार्किंग करनी, बिकॉज आपने किस फॉर्म में रख दिया है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं जिनमें कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों नंबर अलग अलग अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। देखिए, 2 तरीके हैं, एक तो आप इनका पॉइंट में परफेक्ट स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट निकालना पता नहीं आप में से कितनों को याद है, बिकॉज फिर से वही बात, आपने कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया है तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। अब क्या किया जाए इसमें, तो एक सिंपल तरीका होता है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में, आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा 168 अपॉन टोटल में अंडर रूट में यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके इसको रखिए आप। ठीक है, तो क्या नंबर आएगा इसमें, इसको आप कहीं पे रफ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 252 इंटू 112, लिख लीजिए 4 2 28224 आ रहा है, 28224 आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्या करिए, ऊपर वाले नंबर को एक बार इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, मतलब आप ये नंबर अंडर रूट में आ गया 28224, आप एक बार 168 इंटू 168 करके देखिए, हो सकता है आपको सेम यही नंबर मिल जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 168 का स्क्वायर है, तो इसको हम सिंपली यहाँ लिख देंगे 168 अपॉन 168, और ये दोनों कैंसिल होके हो गया 1। ठीक है, बड़े आराम से हमने इसको कर दिया। ठीक, ये मेथड था, ये हर जगह काम नहीं करेगा, हर बार आपको न्यूमरेटर पे का स्क्वायर आपको नीचे मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिलेगा। तो हम इसको अब सॉल्व करें कैसे, बड़ी समस्या आई है। देखिए, यहीं पे आपको ध्यान देना है, यहीं पे आपको समझना है कि कैसे हम कर रहे हैं। बाकी चीज़ें रब कर दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं तो आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, हमें थोड़ी स्पेस की कमी पड़ रही है। ठीक है, ये भी कर देते हैं, हालांकि इसका काम आगे बढ़ना था, पर कोई बात नहीं, चलो। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 168 अपॉन अंडर रूट 252 इंटू अंडर रूट 112। हर बार ये ट्रिक काम नहीं करेगी कि 252 का 112 में मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया वो 168 का स्क्वायर हुआ और कैंसिल करके हमने 1 लिख दिया, हमेशा काम नहीं करती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट को कैसे हम अंडर रूट से बाहर निकले। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकलने का क्या तरीका है, तो उसका तरीका बहुत आसान है। आप
इन दोनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे 252 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि एलसीएम आपको निकालना आता होगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर इसमें हम पेयर्स बना लेते हैं, जो जो नंबर पेयर्स में होंगे। जैसे एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, तो एक पेयर के आगे 2 लिख दीजिए, एक पेयर के आगे 3 लिख दीजिए। अब जो नंबर पेयर में आ चुका है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, और जो नंबर पेयर में नहीं है वो अंडर रूट में लिखा जाएगा। कैसे, देख लीजिए। 168 अपॉन, अभी 2 3 6 ऐसे लिखेंगे हम, और 7 बिना पेयर में था तो उसको ऐसे लिख देंगे, और ये इंटू का निशान यहाँ बना देंगे। अब हम दूसरे वाले पे जाएंगे। इसमें क्या करना है, अब हम 112 का निकाल लेते हैं। फिर 6 7 नीचे बच गया, ठीक। अब हम फिर पेयरिंग कर लेंगे। ये 2 पेयर में आ गया, ये 2 पेयर में आ गया, ये 7 ऐसे बच गया, तो 2 2 4 हम बाहर लिख लेंगे और पेयर में लिख देंगे। 7 जो अनपेयर्ड था वो अंडर रूट में लिख देंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया। 168 अपॉन 6 4 24 हम ऐसे ही लिख देंगे। जो बाहर नंबर उनके ऐसे मल्टीप्लाई। और आपको पता होगा, आपने शायद 8th 9th में पढ़ा होगा कि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 अगर सेम नंबर दो अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। क्या होता है इसका, बेसिकली अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स आपका एक्स बन जाता है। ये चीज आप लोग नहीं भी अगर याद है तो उसको याद कर लीजिए। तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 आपका 7 बन गया, ठीक। अब यहाँ पे सिंपली डिवीजन वगैरह कर दीजिए, आपका आंसर 1 आ जाएगा। 1 नहीं भी आना होगा तो भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको यहाँ पे अंडर रूट 7 मिल जाए और यहाँ पे आपको अंडर रूट कुछ और मिल जाए, जैसे अंडर रूट 5 मिल जाए। अब क्या करेंगे, ये 6 4 24 तो हो गया, कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे 7 5 35। अब इतने छोटे नंबर का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो तुम लोग डिवीजन मेथड से, वो निकाल के यहाँ पे उसकी पॉइंट में वैल्यू रख दो, या और भी बहुत तरह के ट्रिक्स हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप तभी आप लोगों को सब क्लियर होगा कि आगे कैसे करना है। जैसे 35 आप देख रहे हैं तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत कि 35 से सिर्फ एक नंबर आगे 36, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 6 का, तो एक नंबर से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर इसके जगह पे 6 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 30 होता है, 30 और 36 में बहुत अंतर होता है, तो अब वहां पे आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। बहरहाल जैसे भी आप करना चाहें, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ये डिपेंड करता है कि आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कितना आपने डेवलप किया हुआ है, और इतनी चीजें तो आपको आनी चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर ऑल्सो यू विल रिक्वायर ऑल दोज थिंग्स, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का, ठीक। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें किसी भी स्टेप पे, या अगर आप चाहते हैं कि हाँ कोई चीज़ हमें समझ में बहुत अच्छे से नहीं आई है, तो आप कमेंट में प्लीज़ बता दीजिए कि ये वाला स्टेप हमें फिर से समझाया जाए। आई विल ट्राई टू अगेन एक्सप्लेन दैट थिंग, ठीक। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक। कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के आपके 4 मेथड होते हैं। एक्चुअल मीन, उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट, फिर आपका आता है शॉर्टकट, फिर आपका आता है स्टेप डेविएशन, ठीक है। अब क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स के पेपर के हिसाब से जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है, वो जनरली आपसे मेथड नहीं मेंशन करते हैं। दे नेवर से दैट आप इस मेथड से करिए, इस मेथड से करिए, ठीक है। दे सिंपली आस्क यू दैट डेटा दिया है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको ये आर कैलकुलेट करना होता है, ये कैलकुलेट करना होता है, बस इतना लिखा होता है। तो उसके लिए हमारा ये मेथड एक्चुअल मीन मेथड जो ये था, जो अभी आपने मेथड सीखा है वो एक्चुअल मीन मेथड है। ये फॉर्मूला है, ये एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला है। अब अगर वो इन तीनों में से कोई मेथड लिख देते हैं, ठीक, समझिएगा बात को, वो कुछ भी नहीं लिखते हैं या एक्चुअल मीन लिख देते हैं,
तब तो ये मेथड है हमारे लिए सॉल्व करने का, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने एक मेथड सीख लिया, ठीक है, इट्स ओके। अगर वो लिख देते हैं कि बाय डायरेक्ट मेथड और बाय शॉर्टकट मेथड और बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो अब इनके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज़्यादा नहीं। इस यहीं पे आपकी आती है पिछली नॉलेज, जो मैंने कहा था कि आपको मीन अच्छे से देख लेना है। नहीं देखा है फिर से अब जाइए पहले मीन के वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आप समझ गए होंगे ये वर्ड्स देख के डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन की मैं ये बात क्यों बोल रहा था आप लोगों से। ठीक है, आपको ये मेथड्स बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए कि कैसे इन मेथड्स में मीन को एज्यूम करते हैं, कैसे क्या करते हैं आपका डेविएशंस निकालते हैं, जो स्मॉल डी होता है, फिर कॉमन फैक्टर क्या होता है, स्मॉल सी आपको याद आ रहा होगा, फिर डी डैश क्या होता है, डी आपका होता है एक्स माइनस ए, ठीक है, और सी आपका कॉमन फैक्टर, और डी डैश क्या होता है आपका एक्स माइनस ए अपॉन कॉमन फैक्टर होता है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो ये मेथड्स आपको अगर नहीं पता होंगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे इसमें, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है भाई, क्या है डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, इन तीनों के लिए आपका फॉर्मूला एक ही होता है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। और वो फॉर्मूला क्या है, लेट्स राइट इट। देखिए आज तक मैंने भी वो फॉर्मूला याद नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला याद किया था, ठीक। और वो फॉर्मूला जो होता है बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए मैं याद करने नहीं गया, मैंने उसके लिए एक ट्रिक बनाई, ठीक है। ट्रिक भी ऐसी कोई नहीं है कि हाँ मंत्र पढ़ दिया और हो गया, थोड़ा सा ट्रिक में भी आपको दिमाग रखना पड़ेगा। तो हम इन तीनों के लिए पहला बेसिक फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। हम पहले इस आर को ऐसे लिख लेंगे, आर को हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक एन इंट्रोड्यूस कर देना है, एन मतलब ये ऑब्जर्वेशंस वाला एन। तो हमने न्यूमरेटर में लिखा एन, ठीक। अब ध्यान आपको क्या देना है, जैसे ही आप न्यूमरेटर में एन लिखते हो, जैसे ही आप न्यूमरेटर में एन लिखते हो, आपको इन सबको आप ब्रेक कर देना है। क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम इन तीनों मेथड्स के लिए जो भी x और y यूज करेंगे, हम कैपिटल x और कैपिटल y यूज करने जा रहे हैं। एक्चुअल मीन मेथड में ये स्मॉल एक्स वाई होते हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल हमेशा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला भी याद कर लिया, अगला फॉर्मूला भी याद कर लिया, याद बहुत अच्छा है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत अच्छा रहा है, बट वो कंफ्यूज रहते हैं, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स का अंतर नहीं समझते हैं और सारी मेहनत बेकार हो जाती। तो एक्चुअल मीन मेथड में जो हमने फॉर्मूला बनाया है, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, मतलब ये डेविएशन जो हमने भी यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ना, ये निकाला था, फिर हमने x माइनस एक्स बार से स्मॉल एक्स निकाला था, और y हमने निकाला था y माइनस वाई बार से। ये हमने दो कॉलम बनाए थे, अब बैक करके देख सकते हैं, ध्यान रखिए। अब हम जो फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन के लिए, उसमें हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यूज करेंगे, न कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने पहले एन इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे, एन इंट्रोड्यूस करने के बाद हम इस एक्स और वाई को ब्रेक करेंगे, ठीक। इनको मान लेंगे कि ये ब्रेक है। एक हम लिखेंगे समेशन एक्स वाई एज इट इज, जो चीज यहाँ दी हुई है, एन लिख लिया, जो चीज ऊपर दी है उसको ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे, उतार लिया हमने। उतारने में ध्यान क्या देना है, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ओके फाइन, सॉरी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, उतारना नहीं आता होगा आपको, कॉपी कर लिया आपने। कॉपी करने में ध्यान रखना है, एक्चुअल मीन मेथड में हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में डील कर रहे थे, अब इन तीनों मेथड्स में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में डील करेंगे। तो वही एक्स वाई हम लिखेंगे, लेकिन कैपिटल्स में लिखेंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम बार बार कह रहा था मैं कि ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करते हैं, हम फिर एक माइनस का साइन लगाएंगे, एन समेशन एक्स वाई हमने ऐसे लिख लिया, माइनस का साइन लगाएंगे, समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। ये हमने क्या किया, ब्रेक करके एक बारी इनको ऐसे लिख दिया है। क्लियर है, ये एकदम साफ साफ आपको समझ में आ गया है कैसे किया गया है इसको, ठीक। अब हम आ जाएंगे नीचे। अभी पहला अंडर रूट है, इसमें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले उस अंडर रूट को लिख लेते हैं, इस एन को यहाँ पे फिर उतारेंगे। अब क्यों एन को उतारेंगे, ऊपर एन लिखा है तो नीचे भी एन लाना चाहिए, लाना है हमें हर एक्सप्रेशन में।
हम अब तीनों को अलग अलग एक्सप्रेशन मान लेंगे। एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। ठीक, आपको फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखना है, उससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। बाकी अगर आपके अंदर रटने की या मगिंग अप करने की कैपेबिलिटी बहुत हाई है तो आप सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, वर्थ अप्रिशिएबल है। ठीक, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर है, तो हम एन यहाँ पर लिख लिए और एन लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ कॉपी किया था, समेशन एक्स वाई को यहाँ कॉपी किया था, हम इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लें, समेशन एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है, स्मॉल एक्स को हम कॉपी करेंगे तो कैपिटल एक्स में बदल देंगे। अब हमने जैसे यहाँ ब्रेक किया था, माइनस साइन लगा के ब्रेक किया था, हम यहाँ भी माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, और हम क्या लिखेंगे, समेशन एक्स। ठीक है, और इन दोनों का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ हमने स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पे हमने समेशन एक्स इंटू समेशन वाई कर दिया। एक्स वाई जो था उसको हमने एक्स वाई यहाँ पे एज इट इज लिखा और यहाँ पे दोनों को बारी बारी लिखा और यहाँ पे एक्स का होल स्क्वायर कर दिया है। अब ये भी समझने की बात है, देखो ये समेशन एक्स स्क्वायर जो है इसमें क्या है, समेशन एक्स इंटू एक्स है ना, समेशन एक्स इंटू एक्स है। तो जब यहाँ पे हमें लिखना था तो हमने तो समेशन एक्स स्क्वायर कर दिया इसका। ठीक, और जब यहाँ वाला हमें लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, दो में ब्रेक करेंगे जब इसको, हम दोनों को अलग अलग जब समेशन लगाएंगे, जैसे यहाँ दोनों में अलग अलग समेशन लगाया है, तो समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ तक आप समझ लीजिए और ये याद कर लीजिए कि यहाँ पे एक बार ऐसे लिखते हैं और एक बार इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं और फिर हम एक दूसरा वाला बनाएंगे रूट। ठीक है, हमने एन लिख लिया, हमने समेशन वाई स्क्वायर को एज इट इज ले आए और माइनस साइन के बाद हमने समेशन वाई को लिखा और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिया, बन गया हमारा फॉर्मूला। ये हमारा है इस चीज का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला याद करना बहुत टफ होता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत टफ होते हैं। मुझे याद नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने ये ट्रिक निकाला था। ये ट्रिक भी इतना आसान नहीं है, मुझे पता है कि शुरुआत में इसको समझने में मुझे कितनी मुश्किल होती थी, बट मैंने बस इसलिए बताया कि मे भी अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस ट्रिक से इसको फॉर्मूले को बनाना समझ लीजिए। आप 2-3 बार वीडियो पीछे ले जाकर देखिए कि मैंने कैसे ब्रेक किया है। एक बार आपको शॉर्ट में फिर बता देता हूँ, एन लिखा, समेशन एक्स वाई को ऐसे ही उतार लिया, माइनस साइन, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई दोनों को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, अपॉन, फिर अंडर रूट में आ गया, एन लिखा, समेशन एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, माइनस ये, अब समेशन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स है ना, दो बार एक्स है, तो समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स लिखते हैं हम, तो उसके बजाय हमने क्या लिख दिया, समेशन एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब चाहे तो इस चीज को देखिए, ऐसे समझिए ना, इस चीज को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स, जैसे यहाँ पे समेशन एक्स इंटू समेशन वाई लिखा है वैसे आप समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स भी लिख सकते हैं, बट फाइनली वो क्या बन जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर ही तो बन जाएगा। इसी तरह फिर हम यहाँ पे आए, हमने समेशन वाई स्क्वायर को एन के साथ ऐसे लिख लिया और फिर समेशन वाई इंटू समेशन वाई किया, इस चीज को, यही तो है समेशन वाई इंटू समेशन वाई, जो कि आपका बन जाता है समेशन वाई का होल स्क्वायर। वही काम हमने यहाँ किया था, एक्स वाई को समेशन एक्स इंटू समेशन वाई किया था। ऊपर क्योंकि क्या है आपका, ऊपर आपका एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल है इसलिए ये हमेशा अलग नहीं रह गया, और नीचे एक ही वेरिएबल था इसलिए वो लास्ट में स्क्वायर फॉर्म में चला आता है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है समझने के लिए, इसको आप अगर समझ पाएंगे तो फॉर्मूला बड़े इजीली फ्रेम कर लेंगे, और नहीं समझ पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इतना समझने से बेहतर है कि मैं फॉर्मूले को रट लेता हूँ या रट लेती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको तुरंत मालूम करिए। मैं कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ही डेटा मिलता है। ठीक है, अब इसको यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिख दिया गया है तो फिर से क्यों मेहनत करनी, हम नीचे लिख लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसपे कि आपको इसको समझा देते हैं, बुक एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। हम ले लेते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, 2, 4, 6, 8, और वाई में हम ले लेते हैं 3, 6, 9 और 12। ठीक, क्लियर है। अब हम फॉर्मूले को उठाते हैं,
क्या क्या हमें चाहिए, हमें एक चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब ये एक्स इंटू वाई है, पहले एक्स वाई करेंगे उसका समेशन करेंगे, तो हम एक कॉलम सिंपली बना लेंगे एक्स वाई का, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 24, 54, 96। अब हम देखेंगे कि हमें समेशन ऑफ एक्स चाहिए, समेशन ऑफ एक्स हम यहीं से निकाल लेंगे, हमें इसके लिए अलग कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे समेशन एक्स लिख लें और ये समेशन वाई जो कि हमें ये चाहिए होगा, और समेशन एक्स वाई के लिए हमने एक्स वाई यहाँ पे बना ही लिया, इसका भी हम समेशन कर लेंगे, अब एडिशन वाला काम बाद में किया जाएगा। अब नीचे आते हैं एन, एन हमें पता है 1 2 3 4 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो एन की वैल्यू तो पहले से 4 दी हुई है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी जो एक्स के स्क्वायर्स हैं उनका समेशन करना है, ध्यान रखिएगा इन दोनों में अंतर है, ये समेशन एक्स स्क्वायर्स का है और ये समेशन एक्स का स्क्वायर है, तो हमें एक्स स्क्वायर का बनाना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 36 और 64, ये हमारा हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो जो हम यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे उसी का होल स्क्वायर कर देंगे। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो हम वाई स्क्वायर बना लें, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, ये 144, ये हमारा हो गया समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। और समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर हम यहाँ से कर लेंगे। अब हम इनको वैल्यूज रखते हैं, ठीक। 4 2 6 6 12 8, ये 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 3 9 9 18 और 12 30, इसका समेशन करते हैं अब, 6 4 10 4 14, 6 20 का 0 2 9 10 11 5 16 17 18 180, और ये आ गया आपका 6 6 12 4 16 4 20 0 2 6 7 8 4 12 120, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 9 10 6 16 4 20 0 2 4 2 6 8 6 14 15 16 17 का 7 270, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप एक बार आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, वैसे मैं सही करूँगा, गड़बड़ लग रही है, रुक जाओ, लेट मी सी अगेन। 6 4 10 9 19 21 का 0 2 3 2 5 5 4 9 9 8 17 का 7, नहीं सही है, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज हमारी बन गई हैं, ठीक। अब हमको इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक। अब देखिए सब्स्टिट्यूट करने में हम कैसे करेंगे, ये आपको छोटा एग्जांपल में बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको इतने छोटे वैसे मिलेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन काफी बड़े बड़े मिलने वाले हैं, ज्यादा ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, r बराबर n, n की वैल्यू है 4, हमने लिख लिया 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई कहाँ निकाले हैं भाई, ये एक्स वाई है, इसका समेशन है 180, ये लिख लिया, माइनस साइन समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स कितना है 20 और समेशन ऑफ वाई कितना है 30, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 30, ये सब अलग चीजें हैं। अब हम आ जाए अपॉन में, ठीक है। अंडर रूट में हमें लिखना है अंडर रूट n 4 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का समेशन हमने यहाँ निकाला है, ये है 120 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, अभी समेशन एक्स है हमारा, समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो समेशन एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर, ठीक। तो हम इसका लिख दें 20 स्क्वायर जो कि होता है 400, फिर दूसरा अंडर रूट बनाना है n 4 इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 270 और माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये समेशन वाई है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 30 का स्क्वायर जो होता है 900, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू, पहले सबको वो कर लेते हैं, माइनस प्लस साइन सबके हटा लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0 720 माइनस ये हो जाएगा आपका 600, ठीक है, अपॉन अंडर रूट 480
माइनस ये 400 और दूसरे वाले अंडर रूट में ये 120 इंटू 4 480 हुआ और 400 एज इट इज लिख दिया हमने। इसको हम मल्टीप्लाई करें अब 1080 और ये माइनस हो गया 900। अब हम कुछ थोड़ा सा फ्लो पहुंच रहे हैं जैसे हम चाहते हैं। अब हम लिख लेंगे r इज इक्वल टू 720 माइनस 600 हो जाएगा आपका 120 अपॉन ये अंडर रूट में 480 माइनस 400 80 और दूसरा वाला अंडर रूट में 900 1080 से घटाएंगे 180। ठीक, अब आपको फाइनली आपको क्या एक्सप्रेशन मिल गया है 120 अपॉन अंडर रूट 80 इंटू अंडर रूट 120। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, अब कोई जरूरत नहीं है मुझे, आपके पास तो वीडियो में पढ़ा ही हुआ है, आप इसको जब चाहे तब बैक करके रेफर कर लीजिएगा। ठीक, अब आपका आ गया r इज इक्वल टू 120 अपॉन अंडर रूट 80 इंटू अंडर रूट 180। मैंने आपको सिंपली बताया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम 80 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 240, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5। अब हम पेयर्स बना लें, ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया, ये अंडर रूट के बाहर चला जाएगा, ये 5 ऐसे ही रह जाएगा। तो 120 अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू रूट 5। अब इसको कर लें 180 को 180, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, ये 3 से गया, ये फिर 3 से गया। अब फिर देखिए पेयर बन गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 2 3 ज़ा 6, ये बाहर आ गया और अंडर रूट में क्या रह गया 5। ये देखिए 120 अपॉन 4 6 ज़ा 24 इंटू मैंने बताया था आपको रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर दें। ठीक, 5 2 10 5 2 20, ये हो गया 24 अपॉन 24, ये दोनों कैंसिल होके हो गया 1। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये हर बार नहीं होगा कि आपको ऐसे वैल्यू मिल जाए जो डायरेक्ट 5 में बदल जाए। यहाँ पे मान लेते हैं, अगर ऐसे मान लेते हैं कि ये 5 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 होता है, मान लो ये दूसरा नंबर 3 होता, तो एक तब हम क्या करते हैं, उस केस में क्या होता है, देखो ये भी समझिए लोग। देखिए बेसिक मैथमेटिक्स आपको कभी नहीं भूलनी है, अपने क्लास 10 तक की, आपको कब कहाँ काम पड़ जाएगा आपको नहीं पता है। अभी अगर यहाँ पे 5 और रूट 3 होता है तो हमने ये चीज सीखा है कि रूट 5 इंटू रूट 5 बराबर 5 हो जाता है, लेकिन रूट 5 इंटू रूट 3 बराबर होगा रूट 15, 5 3 ज़ा 15। अब इस 15 का आप डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए अंडर रूट। ठीक, या कई सारी चीजें हैं, आप ना चाहे निकालना तो आप ऐसे लगा लीजिए कि 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ये 15 इन दोनों के बीच में ही कहीं है और 15 बहुत करीब है 16 के, तो आप 3.8 लिख लीजिए, लगभग लगभग वही वैल्यू आएगी, कोई अंतर नहीं होता है। अगर यही 15 की जगह पे 12 होता तो आप देखते कि 12 9 के बहुत करीब है, तो आप 3.4 लिख लीजिए। ठीक है, या तो आप डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और वैल्यू रख के आप सॉल्व कर दीजिए। वैसे जनरली आपको ऐसी वैल्यूज ही मिलती हैं जो कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाती हैं, उनका स्क्वायर रूट निकल आता है, बट इन केस अगर नहीं होता है उसके लिए मैंने आपको चीज बता दी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपने सॉल्व करना सीख लिया, कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में भी r की वैल्यू 1 आई थी, r की वैल्यू क्या आई थी 1, तो हम कहेंगे इट इज अ परफेक्ट कोरिलेशन। ये क्या था, परफेक्ट कोरिलेशन था। अगर 1 से कम आती है, लेस देन 1 वैल्यू आती है, r इज लेस देन 1, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है वो। और सॉरी 0 से कम आती है अगर, तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है, और अगर 0 से ज्यादा आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाता है। 1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ये सब अपने थ्योरी में पढ़ा है, वहां पे एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन के लिए। ठीक, आपने पहले मीन में पढ़ चुके हैं कि शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन क्या होते हैं, उनमें ये चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं, तो इसी हिसाब से फॉर्मूले भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब शॉर्टकट के लिए
क्या फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले को तो याद करना एकदम मैंडेटरी है, ये आप इससे बना सकते हैं या अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसको भी याद कर लीजिए। और बाकी दो मेथड के फॉर्मूले कुछ नहीं है, क्या है, एन समेशन, यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई की जगह पे डी एक्स डी वाई, मतलब डिविएशन फ्रॉम एक्स एंड वाई, ये जो आप निकालते हैं डी और डी निकालते हैं, यहाँ पे दो निकलेगा, डी एक्स का निकलेगा, एक वाई का निकलेगा, माइनस समेशन एक्स की जगह पे डी एक्स इंटू वाई की जगह पे डी वाई अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर की जगह पे डी एक्स स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट एन समेशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। बस जहाँ जहाँ एक्स वाई है वहाँ पे डी एक्स डी वाई लगा देना है आपको, और फिर आगे आपको पता है कि डी एक्स और डी वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप उसको अगर नहीं पता है तो आप मीन वाले वीडियो में जाइए, आपको शॉर्टकट मेथड देखना है कैसे होता है। ये आपका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, शॉर्टकट। अब यही फॉर्मूला स्टेप डेविएशन में जब बनाना होगा हमें, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एन समेशन जहाँ एक्स है वहाँ पे डी एक्स डैश और जहाँ वाई है वहाँ पे डी वाई डैश माइनस समेशन डी एक्स डैश इंटू, सॉरी पॉइंट में लिखा था ना मैंने, इंटू समेशन डी वाई डैश अपॉन अंडर रूट, आइए एन समेशन एक्स स्क्वायर है तो समेशन डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर है तो समेशन डी डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन समेशन वाई स्क्वायर है तो समेशन ऑफ डी डैश वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर है तो समेशन डी डैश वाई का स्क्वायर। ये आपका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है, बस जहां जहां एक्स वाई था वहां डी एक्स डी वाई लगा दिया, और जहां जहां एक्स वाई था वहां पे डी डैश एक्स और डी डैश वाई लगा दिया। आपके दोनों के अलग अलग फॉर्मूले बन गए हैं। और बाकी डी डैश एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी डैश वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे और डी एक्स और डी वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको पता है। आपने मीन वाले में ये चीज सीख ली है कि दिए हुए एक्स से एक्स दिया है तो उससे डी एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स दिया है तो उससे डी डैश एक्स कैसे कैलकुलेट होगा कॉमन फैक्टर लगा के। और इन क्वेश्चंस में आपको बस एक स्टेप और बढ़ जाएगा, आपको वाई भी दिया होगा तो उससे आपको डी डैश वाई या डी डैश डी वाई या डी डैश वाई फाइंड करना होगा, ठीक है। और कॉमन फैक्टर आपको उसमें लगाने होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो हाँ, एक बार इन फॉर्मूलों को वो भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि थोड़े बड़े फॉर्मूले हैं, सही लगे हैं या नहीं है। नेवर बी कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे सारे कुछ आते हैं, बिकॉज दिस आर फॉर्मूलाज और कई बार आप उनको भूल भी सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं भी एक बार देख लेता हूँ कि फॉर्मूले मैंने सारे सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो मैंने सारे फॉर्मूले बिल्कुल सही लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो अभी इन दोनों मेथड्स को मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है सेम वही मेथड लगना है, बस आपको डी एक्स डी वाई और डी डैश एक्स और डी डैश वाई ही इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। और जनरली आपको एग्जाम में मेथड के नाम से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप चुपचाप एक्चुअल मीन मेथड, एक छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है बट छोटा है, आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर मेथड के नाम से क्वेश्चन आता है तो उसमें कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ये जानना चाहिए कि कैसे ये फॉर्मूला आपको इससे बनाना आना चाहिए, डायरेक्ट मेथड वाला, या बनाना नहीं आ रहा है आप इसको रट लीजिए। और इनसे तो ये बहुत आसान है, इनसे तो मैं यही कहूँगा कि इनसे ये फॉर्मूले बड़े इजीली बन जाते हैं। बस आपको डी एक्स वाई को डी एक्स डी वाई और डी डैश एक्स और डी डैश वाई से रिप्लेस करना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, स्टेप डेविएशन आपको याद होगा मीन में जब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस समेशन ऑफ डी डैश अपॉन एन, और हम टोटल में करते हैं इंटू सी,
याद होगा आप लोगों को, वहां पे c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है फॉर्मूले में, तब कहीं जाके वो न्यूट्रलाइज होता है। यहाँ आप ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पर इंटू सी कर दीजिएगा, नहीं, यहाँ पे ये काम हमें नहीं करना होता है, यहाँ पे कोई उसका मतलब है ही नहीं। यहाँ सिंपली आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में ऐसे रख देना है। आप जब डी डैश कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, वो करना है, फॉर्मूले में इंटू सी नहीं करना है, ठीक है। अज्यूम में हम क्या करते हैं, जो वहाँ डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके हम न्यूट्रलाइज करते थे, यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि कायल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या सिंपली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आप लोगों को कैलकुलेट करना आ जाएगा। एक बार में नहीं भी आता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको एक बार में आ जाए। आप वीडियो को एक दो बार देखिए, ठीक, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कमी लगे फिर से पीछे जाइए, उसमें स्क्रॉल करिए कहाँ पे ये चीज़ बताई गई है और फिर से समझने की कोशिश करिए। फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं इसलिए आपको ट्रिक्स भी बताई गई हैं कि कैसे फॉर्मूले से फॉर्मूले को फ्रेम करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड वीडियो इसका एक और पार्ट लाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।